वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, हमने फर्स्ट पार्ट में AITS फुल टेस्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देख रहे हैं। हमारे पास इथाइल बेंजीन है, इसका रिएक्शन KMnO4 और H+ से कर रहे हैं। तो जो इथाइल बेंजीन है दैट इज अल्काइल बेंजीन। अगर हम लोग अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 या K2Cr2O7 से करें तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अल्काइल। बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अल्काइल जो है कार्बोक्जिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजीन के साथ COOH वाला ग्रुप देखो फर्स्ट है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में देखो ये हमारा मिथाइल है, ये हमारा इथाइल है और ये हमारा प्रोपाइल है। तो कहीं से भी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 135 आ रहा है। कहीं से भी करो 1 2 3 4 5 135 ही आ रहा है। तो अगर किसी भी साइड से हमारा पोजीशन सेम आ रहा है, लोकेंट सेम आ रहा हो, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल मिथाइल प्रोपाइल में ई पहले आता है, तो पहले इथाइल को करेंगे 1 2 3 4 5। तो 1 पे आ गया हमारे पास इथाइल, 2 पे आ जाएगा 3 पे आ जाएगा मिथाइल एंड 5 प्रोपाइल। 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल, 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमंग द फॉलोइंग एज। दिस इज टर्सरी कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें देखो एक +I ग्रुप, क्यों इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? क्योंकि 3 +I ग्रुप है और इसमें हाइपर कंजुगेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। इसमें एक +I है और ये -I होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम हो गया, तो ये तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और ये एलाइल है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन की भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बैक बॉन्ड बनाएगा इधर और पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा बैक बॉन्ड के कारण, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 4th की होगी। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, इसमें IUPAC नेम पूछा है Z110 है। तो 1 के लिए हम लोग अन लिखते हैं, फिर 1 है तो अन, 0 के लिए नील, लास्ट में IUM लगाएंगे तो अननीलियम। तो अननीलियम देखो ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स आयन विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का नंबर मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट वैसे पूछा नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकालते हैं √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन से। अब देखो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा क्योंकि X वाटर का तो 0 होता है, 6 × 0 = +3, तो X की वैल्यू +3। आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो ऑर्गन के बाद क्या आ जाएगा 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब आयरन पे 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 तो S से निकलेगा, 1 D से निकलेगा, तो ऑर्गन के बाद 3d5 आएगा और बाकी वैकेंट हो जाएंगे, 4s0 4p0 पूरा वैकेंट हो जाएगा। अब वाटर जो है वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5, तो एक एक करके जाएगा 2 3 4 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। सिमिलरली बाकी को भी चेक करोगे, बाकी में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक होगा। 81 है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर MABXL टाइप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मतलब सेंट्रल एटम M है, इसके साथ 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है A B X और L, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ठीक है, तो इसके देखो A और B एक साथ है, अब A और B को हम लोग एक्रॉस कर देते हैं, A और B एक्रॉस, X और L एक्रॉस। ठीक है, दूसरा बन जाएगा। तीसरे में क्या करते हैं, A और B को एक साथ रखते हैं, X और L को एक्सचेंज कर देते हैं, तो टोटल 3 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे, इसलिए 81 का 3 सेकेंड ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 82 नंबर क्वेश्चन है एक्टिनोइड्स एलिमेंट विच शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लूटोनियम मैक्सिमम +7 शो करता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 to +7 सारे होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
83 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज इफ परसेंटेज एज करेक्टर विल इंक्रीज। करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि परसेंटेज एज करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारे सेकेंड स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू एमओटी इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द मॉलिक्यूल विल बी नॉट स्टेबल। ये स्टेबल बोल रहा है। एन ए एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एन बी से, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एन बी माइनस एन ए बाई टू। एन ए अगर एन बी से ज़्यादा होगा, एन बी से एन ए ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव फिजिबल ही नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन इसका आएगा। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम 1 में एलिमेंट्स गिवन है, कॉलम 2 में आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियन है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा नियन का होता है, वैसे भी ये इनर्ट गैस है तो सबसे ज़्यादा इसी का होगा। साइज भी साइज की बात यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में जो नियन है इसमें वंडरवाल रेडियस होता है तो साइज़ तो बढ़ जाती है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होता है, H2P6 कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो नियन का सबसे ज़्यादा, देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 2080, तो ए का सेकेंड 2 में है और 3 में है। ठीक है, अब बी का देखते हैं, नियन से कम किसका आएगा, फ्लोरीन। इससे कम कौन सा है, 1682, थर्ड, तो बी का थर्ड ऑप्शन में है, तो इसीलिए इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 में बोल रहा है फिनॉक्साइड आयन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन फिनॉल। जो फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड आयन की बात कर रहा है ये, बेंजीन के साथ O-। ठीक है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा एज कम्पेयर टू फिनॉल, एज कम्पेयर टू फिनॉल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में O पे निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी, मतलब बेंजीन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा लाएगा, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो असर्शन करेक्ट है। फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन फिनॉल, ये भी सही है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज तो ज़्यादा है, लेकिन रीजन जो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है उसका रीजन ये नहीं है, उसका रीजन है ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है एज कम्पेयर टू OH। इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका असर्शन एंड रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सेकेंड ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन बी से हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है 86, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.2 मोल नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन होता है बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप, बेंजीन है इसके साथ NO2 ग्रुप, इसका रिडक्शन करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे और ये बनाएगा एनिलीन। एनिलीन में बेंजीन के साथ NH2 आ जाता है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर बन जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4 + 2 6। एक हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, H+1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 हाइड्रोजन बनाएगा, तो 6 हाइड्रोजन है तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल के लिए कितना मोल चाहिए, 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 फेराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 6 फेराडे। तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए 6 फेराडे चार्ज चाहिए, तो हमारे पास 0.2 मोल है नाइट्रोबेंजीन, इसके लिए चार्ज चाहिए 6 × 0.2 फेराडे, तो 6 × 12 दैट इज 1.2 फेराडे आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन A+B गिव्स प्रोडक्ट फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड। A, B इनिशियल रेट दिया है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो जो डाटा दिया है उससे पहले हम लोग RLE लिख लेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए होगा R = K A का पावर अल्फ़ा B का पावर बीटा। ठीक है, तो R क्या है फर्स्ट में 0.04, K A है 0.1 का पावर अल्फ़ा एंड 0.1 का पावर बीटा, इक्वेशन 1। दूसरा है 0.04
क्या हो जाएगा के 0.2 का पावर अल्फ़ा और 0.1 का पावर बीटा। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है बच्चे अल्फ़ा का वैल्यू 0 होगा। क्यों? देखो बीटा वाला तो सेम है, अल्फ़ा का वैल्यू ये वाला टर्म कुछ भी ले रहे हैं रेट सेम आ रहा है, मतलब अल्फ़ा पे ये डिपेंड नहीं करेगा, अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ जाएगी। वैसे निकाल के भी मैं दिखा देता हूँ। थर्ड आ जाएगा 0.16 के 0.1 का पावर अल्फ़ा 0.2 का पावर बीटा, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब अल्फ़ा निकालना है तो बीटा वाला टर्म कैंसिल करते हैं। बीटा वाला टर्म क्या है 2 और 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 0.04 डिवाइडेड बाय 0.04 1 आ जाएगा। के कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बीटा वाला। तो 0.2 बाई 0.1 2 का पावर अल्फ़ा, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी। 2 का पावर 0 1 होगा। तो वैसे हमने देख के भी बताया था, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी। अब देखो हमें बीटा निकालना है, तो बीटा देखो जिसमें अल्फ़ा कैंसिल होगा 3 और 1, तो 3 को 1 से डिवाइड करो, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 0.16 0.04, तो 16 को 4 से डिवाइड कर दो 4 आ जाएगा। के कैंसिल, 0.1 अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बचेगा 0.2 बाई 0.1 2 का पावर बीटा, मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 0 + 2 कितना आ जाएगा 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 थर्ड ऑप्शन में है, तो 87 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये अल्कोहल है SOCl2, SOCl2 का काम होता है Cl को OH को Cl से रिप्लेस कर देना, तो ए हमारा हो जाएगा CH3 CH2 OH की जगह पे Cl। अब इसमें KCN डाला तो सब्स्टिट्यूशन होगा, Cn जो है Cl को रिप्लेस कर देगा, तो CH3 CH2 Cn आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस किया है, तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, अब देखो हाइड्रोलाइसिस किया है और हीट भी किया है, इसीलिए अब ये जो है हमारा प्रोडक्ट कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएगा। कार्बोक्जिलिक एसिड क्यों बनाएगा, क्योंकि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया है। यहाँ पे अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस लिखा रहता तो एमाइड बनाते, अब ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, इसीलिए CH2 Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड में। ठीक है, अब इसमें रेड फॉस्फोरस Br2 डाल रहे हैं, रेड फॉस्फोरस और HI डालते तो अल्केन बन जाता, लेकिन रेड फॉस्फोरस और Br2 डाला है तो क्या होगा, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन Br से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे Br आ जाएगा COOH, तो जो कि ऑप्शन 2 में है, इसलिए 88 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है। CH3 CHOH CH3 Br2 Na2CO3 और हीट कर रहे हैं, तो देखो CH3 CHOH है, CH3 C के साथ OH है CH3, मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट या ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा सोडियम कार्बोनेट के साथ। वैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग NaOH और Br2 लेते हैं, NaOH के बदले ये Na2CO3 लिया है, तो क्या होता है जो ये वाला कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलोफॉर्म में, तो ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म बना लेगा, और ये जो है कार्बोक्जिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है CH3 COONA। ठीक है, और P क्या बन जाएगा, ब्रोमोफॉर्म, तो ब्रोमोफॉर्म हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए 89 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 90 है, विच एमाइन डज नॉट फॉर्म सल्फोनामाइड ऑन रिएक्शन विथ हिंसबर्ग टेस्ट, टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन सल्फोनामाइड नहीं बनाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SOOCl होता है। अब अगर इस N के साथ H होता, जैसे मान लो प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइन लेते हैं, R अगर प्राइमरी है तो 2H होगा, ये HCl के साथ HCl बनाता है, लेकिन अगर टर्सरी है इसके साथ कोई H है ही नहीं तो HCl नहीं निकलेगा, इसीलिए ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, प्राइमरी बनाएगा ही जैसा कि दिख रहा है। सेकेंडरी रहता तो सेकेंडरी में क्या होगा, एक H बचेगा और 2 R हो जाता है, तो ये भी बनाएगा। अगर टर्सरी होगा तो टर्सरी में क्या होगा, N के साथ तीनों अल्काइल लग जाएगा, R R' R', अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं जो कि Cl के साथ रिएक्शन करेगा, इसीलिए ये जो है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा। अब नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट, ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, सही है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च बोलते हैं। सेल्यूलोज
इज कंपोज्ड ऑफ ओनली बीटा डी ग्लूकोज, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, एकदम सही है। ठीक है, सेल्यूलोज जो है जनरली हमें प्लांट्स से मिलता है। एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, एकदम सही है। एमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड चेन होता है और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। जो स्टार्च है उसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होता है, एमाइलोज वाटर में सॉल्युबल है, वो स्ट्रेट चेन होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसॉल्युबल है और ये ब्रांच चेन होता है। एमाइलोज इज ब्रांच चेन नहीं, एमाइलोज स्ट्रेट चेन होता है, एमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, इसीलिए इसका ऑप्शन 4 आएगा। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, CO बॉन्ड लेंथ है, सॉरी CO बॉन्ड लेंथ इन कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट क्या होता है, C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज और इस O पे भी निगेटिव चार्ज होगा, ये हमारा कार्बोनेट है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर 1 + π/σ कर लो, तो 1 + π बॉन्ड 1 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, 1 + 1/3 1.33 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन CO बॉन्ड लेंथ इन CO2 क्या होता है, यही होता है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, तो इसका जो है इससे बॉन्ड लेंथ क्या बोला, लेस देन, इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है और बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कम है तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। लेस देन CO इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को देखोगे तो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, तो क्या बोल रहा है, लेस देन CO बॉन्ड लेंथ इन CO, अब इसका तो और ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ और डिक्रीज कर जाएगा, ये भी इनकरेक्ट। इक्वल टू CO बॉन्ड लेंथ इन CO2, इक्वल भी नहीं है। मोर देन CO बॉन्ड लेंथ इन CO, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, ये करेक्ट है, 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 14 एलिमेंट डज नॉट शो कैटेनेशन, ये बच्चे एक बार और डिस्कस किए थे, ग्रुप में जो 14 ग्रुप है उसमें ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो कैटेनेशन की टेंडेंसी डिक्रीज करती है, तो ग्रुप में है चंदन, सर, गए, सन, पर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सबसे ज़्यादा कार्बन की होती है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो किसी एलिमेंट की नहीं है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड होता है। तो वैसे जर्मेनियम और टिन का एलोट्रॉपी की टेंडेंसी ऑलमोस्ट इक्वल होता है और लेड की जो है नेग्लिजिबल होती है, तो सबसे कम लेड का होगा जो कि ऑप्शन 3rd है। नेक्स्ट 94, ये भी सीरीज ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। हमारा क्लोरोइथेन है, KCN डालेंगे तो CnCl को रिप्लेस करेगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, साइनाइड बनाएगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, कार्बोक्जिलिक एसिड बनाएगा, C2H5COOH, NH3 के साथ हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड में, C2H5CONH2। अब Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन से क्या होगा, एक कम कार्बन का एमाइन बनेगा, तो C2H5 रहेगा और एक कार्बन डिक्रीज हो जाएगा, NH2 बन जाएगा, तो इथाइल एमाइन सेकेंड ऑप्शन है, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा 94 का। नेक्स्ट 95 है, मिनिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एमंग द फॉलोइंग इज ऑफ, बोरोन फैमिली है, वैसे जनरली ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का होगा क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सॉरी सबसे कम, सबसे ज़्यादा तो बोरोन का होगा क्योंकि बोरोन नॉन मेटल है, बोरोन के बाद एल्युमिनियम का सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, बोरोन के बाद थेलियम होता है, फिर इंडियम होता है, फिर गैलियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है, तो इसमें जो है बोरोन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डिक्रीज करना चाहिए ऊपर से नीचे आने में, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, तो सबसे कम कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम का। ठीक है, 1 मोल COCl3.5NH3 ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3 सॉल्यूशन गिव्स, अब जितना Cl ये देगा उतना AgCl बनाएगा, ठीक है ना, 1 मोल से। तो अब ये देखो कोबाल्ट जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है, तो 5NH3 तो अंदर चला जाएगा, अब 6 के लिए एक क्लोरीन भी अंदर लेना पड़ेगा, तो बाहर 2 क्लोरीन बचेगा, तो जो बाहर बचता है वही आयनाइज होता है, तो एक मॉलिक्यूल 2 क्लोराइड आयन देगा, तो 1 मोल जो है 2 मोल क्लोराइड आयन देगा, तो क्लोराइड Ag+ के साथ AgCl बनाएगा, तो 2 मोल AgCl बनेगा जो कि सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट 96 के बाद 97 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटेड आयन इज नॉट कलर्ड, कौन सा कलर्ड नहीं होगा जिसमें D ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब हमने एक बार और डिस्कस किया था D0 एंड D10, D ट्रांजिशन नहीं होता है, तो ये कलर्ड नहीं होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। तो देखो D0 D10 कौन होगा, टाइटेनियम 22 होता है, ऑर्गन
ऑर्गन के बाद 3d2 4s2। अब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं टाइटेनियम से, तो 2s से 2d से निकलेगा, तो ऑर्गन क्या हो जाएगा 3d0 4s0, d0 हो गया तो यही तो कलरलेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, AMU 1 AMU 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, सही है। AMU 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इन ग्राम, ये भी सही है। इसीलिए कार्बन 12 को का जो एक एटम का मास है उसको 12 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। ठीक है ना, तो एकदम सही है। असर्शन रीजन करेक्ट है, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, ए बॉल विथ मास 40 ग्राम इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड। मास जो है 40 ग्राम है, ठीक है, मास दिया है और स्पीड दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स की भी वैल्यू इसकी दी हुई है। इट्स स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी, स्पीड की एक्यूरेसी क्या होगी ये हमें निकालना है, एच की वैल्यू दिया है। तो बच्चे हमने पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। एच अपॉन 4π कब लेते हैं, जब यहाँ पे डेल्टा पी लेते हैं, डेल्टा वी होता है तो एम इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डेल्टा वी निकालना है, तो क्या होगा एच अपॉन 4πm डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, एच की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34, 4 तो 4 ही होता है, पाई की वैल्यू 3.14, मास 40 ग्राम में दिया है, ऐसा यूनिट में लेंगे तो किलोग्राम होता है, तो 10⁻³ लिख देते हैं, इनटू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है 1.46 इंटू 10⁻³ 1.46 इंटू 10⁻³ ये सारे वैल्यू पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 0.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 0.9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, और आंसर हमें परसेंटेज में दिया है। तो हमारे पास स्पीड क्या था 45, अनसर्टेनिटी 0.9, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितना होगा डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0.9 अपॉन टोटल कितना है 45 इंटू 100%, तो क्या हो गया 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो 90 अपॉन 45%, तो 45 टू जा 92% अनसर्टेनिटी आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट 99 के बाद 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अब इसे देखते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन दिया है, a + b से c, c से d बन रहा है। फिर अबव टू इक्विलिब्रिया को एग्जिस्ट इन ए क्लोज कंटेनर, दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ आ रहा है। इफ़ फ्यू मोल्स ऑफ c हैज़ बीन एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब c ऐड कर दिया, फर्स्ट रिएक्शन में c प्रोडक्ट है, सेकेंड में c रिएक्टेंट है। ठीक है, तो देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। मोल्स ऑफ a विल बी इंक्रीज्ड, c प्रोडक्ट बढ़ गया तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, मतलब ए और बी दोनों बढ़ेगा, तो ए विल इंक्रीज सही है। मोल्स, अब देखो ऑल ऑफ दीज है तो बाकी भी चेक करना पड़ेगा। मोल ऑफ बी विल इंक्रीज हैज़ बीन एडेड एट कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस सी को अगर कांस्टेंट पे ऐड करेंगे तो बी और ए दोनों बढ़ेगा। मोल्स ऑफ डी विल बी इंक्रीज, अब डी सेकेंड में है, इसमें ये बढ़ जाएगा, रिएक्टेड बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डी भी बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आएगा।